Hello everybody, welcome to jurycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर 2022। मुझे पता है कि आई एम एक्चुअली टेकिंग द क्लास ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ। पूरा एक महीने तक मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, इसके लिए आई रियली अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो एग्जाम है डीजीएससी के लिए, इस एग्जाम का काफी लोगों को काफी समय से इंतजार था, जो कि नोटिफिकेशन अब आप लोगों के सामने हाजिर है। तो आज मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगी आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है, द इम्पॉर्टेंट डेट्स की, आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म कब से शुरू हो चुका है एंड व्हाट इज द लास्ट डेट एंड ऑल्सो अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन पे। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 28 फरवरी से शुरू हो गई है 10 बजे से सवेरे, लाइक एट 10 AM। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 20th of March 2022 till 10 PM। तो लेस देन 1 मंथ का आपको टाइम मिला है टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपका इस महीने तक के 20 तारीख तक लास्ट डेट है। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं किया है वो सबमिट कर दे। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और मेकिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो द सेम डे इज गिवन, दैट इज 20th March 2022। मतलब वो आपका लास्ट डेट भी रहने वाला है एंड ऑन दैट डेट यू ऑल्सो हैव टू मेक द पेमेंट। अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल candidates for preliminary examination objective on the website. It may be noted that admit cards for preliminary examination objective will not be sent by post. Candidates have to download them from the website only. So the date given is 23rd of March 2022 from 1600 hours. That means कि शाम के 4 बजे से आप डाउनलोड कर सकेंगे योर एडमिट कार्ड फॉर्म ओनली फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि एडमिट कार्ड कब रिलीज होने वाला है। तो आपको मैं पहले से बता देती हूँ कि 20th मार्च को आपका लास्ट डेट रहने वाला है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का, और 23rd of March मतलब जस्ट आफ्टर 3 days आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएंगे। डेट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ये है 27th of March 2022 विच इज संडे। टेस्ट टाइमिंग्स जो आपके रहने वाले हैं दिस इज 1100 hours to 1330 hours। मतलब सवेरे के 11 बजे से लेकर आपके दोपहर के 1:30 बजे तक होने वाला है, फ्रॉम 11 AM to 1:30 PM। तो बहुत ही ज्यादा कम टाइम है आपके पास, और ये ऐसा लग रहा है कि नोटिफिकेशन बिल्कुल जल्दबाजी में इन्होंने निकाला है, क्योंकि इन्होंने ना तो एप्लीकेशन फिल आउट करने के लिए प्रॉपर टाइम दिया है और ना ही इन्होंने तैयारी के लिए कोई टाइम दिया है। मतलब आपको सारा काम साथ साथ करना है और बहुत जल्दी करना है। और अगर मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं आपके प्रिलिमिनरी का, तो आप ये समझ ही लीजिए ये ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। तो चलिए अब मैं एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। सो दिस इज द मेन एडवर्टीजमेंट। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप 123 वैकेंसीज। इसकी जो वैकेंसी है वो 123 है, जिसमें 55 एग्जिस्टिंग वैकेंसीज एंड 68 इज एंटिसिपेटेड। तो ये एंटिसिपेटेड का एक्चुअली ये वर्ड ही काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एंटिसिपेटेड का मतलब इतना हो सकते हैं, 68 और हो सकते हैं। ऐसे कोई श्योरिटी या गारंटी देकर नहीं कह रहे हैं कि आउट ऑफ जो 123 बता रहे हैं कि वो 123 के 123 ही रहे, लेकिन 55 एग्जिस्टिंग तो है ही आपके और 68 एंटिसिपेटेड है। इन दिल्ली जुडिशियल सर्विस बाय होल्डिंग दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2 सक्सेसिव स्टेजेस। एक और चीज मैं आपको बता दूं, सो दिल्ली जुडिशरी के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन एंड द नेक्स्ट इज हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। इफ आई टॉक अबाउट हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन द मिनिमम एज इज 35, और अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं तो आपको जो मैक्सिमम आपका एज है वो है रहने वाला है 32। चलिए आगे देख लेते हैं। Delhi Judicial Services Preliminary Examination objective type with 25% negative marking for selection for the mains examination and Delhi Judicial Service mains examination written for selection of candidates for calling for viva voce। तो 3 स्टेज रहने वाला है हर किसी जुडिशरी एग्जाम की तरह। पहला आपका रहेगा मेंस प्रीलिम्स एग्जाम, सेकंड रहेगा मेंस, उसके बाद रहेगा विवा वोसी। डेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलिए पे मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। द स्केल ऑफ द पे ऑफ मेंबर्स ऑफ दिल्ली जुडिशियल सर्विस इज ₹56,100 to 1,75,000
1000 in the 10th level of matrix of 7th CPC revised corresponding pay matrix and pay level. इसका मतलब है आपको जो सैलरी मिलने वाली है that will be according to your 7th pay commission. अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं. कैंडिडेट shall be eligible to appear at the examination if he is a citizen of India, a person practicing as an advocate in India, or a person qualified to be admitted as an advocate under the Advocates Act 1961. इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स जो अपने फाइनल ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर में है आईशल बेटर से, वो भी इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, और जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग में है वो तो एलिजिबल है ही. Not more than 32 years of age as on first day of January of the year in which the applications for appointment are invited, that is 1st of January 2022. आपका जो एज as on 1st of January 2022 32 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. In case of candidates belonging to scheduled caste tribes, the upper age limit is relaxable by 5 years. लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो, जैसे SC/ST हो गया, तो आपको 5 साल का अधिकतर रिलैक्सेशन मिल रहा है इन एज. The upper age limit is also relaxable maximum by 5 years in the case of ex-servicemen, including emergency commissioned officers and short service commissioned officers who have rendered at least 5 years of military service and have been released on completion of assignment, including those whose assignment is due to be completed within 6 months. मतलब कि जो लोग ऑलरेडी किसी शॉर्ट सर्विस कमीशन में, जो कि आर्म फोर्सेस में होता है, अगर वो आप उस सर्विस में है, या इफ यू आर एक्स सर्विसमैन, देन ऑल्सो आपको 5 years की रिलैक्सेशन मिल रही है इन एज. उसके बाद ये अपर एज लिमिट ऑफ persons with disabilities, identified disabilities shall be relaxable by 10 years. PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 years का रिलैक्सेशन दिया गया है इन एज. जनरल कैटेगरी PWD आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स would thus be eligible for age relaxation up to 10 years, and SC/ST category PWD candidates would thus be eligible for age relaxation of up to 15 years. तो इसमें भी कैटेगराइजेशन की गई है. अगर PWD जनरल कैटेगरी का है तो आपको मैक्सिमम 10 years की रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन अगर वो PWD कैंडिडेट किसी SC/ST कैंडिडेट को बिलोंग करता है तो उसके लिए मैक्सिमम 15 years दी गई है, मतलब और 5 साल ज्यादा दी गई है इन कंपैरिजन टू अ जनरल कैंडिडेट. द कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशंस ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट through the official website of Delhi High Court. This is a website www.delhihighcourt.nic.in. मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ. So this is the website applycareer.co.in/dhc/highcourt/djse 2022. तो I'll share the link in the description box below. आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके इसे फिल आउट कर सकते हैं. और आगे जान लेते हैं फीस के बारे में. तो फीस नॉन रिफंडेबल इन द सम ऑफ ₹1000 फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स and ₹200 for reserved category scheduled caste and scheduled tribes persons with disabilities candidates should be paid through debit card and internet banking. अगर जनरल कैंडिडेट है तो ₹1000 का फीस आपको चार्ज होगा. अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं देन यू विल बी चार्ज ओनली ₹200 फॉर SC and ST. अब देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में. The candidates can take printout of application form and keep it for future reference. They should not send the printout of the online application form to the High Court of Delhi. तो जैसे ही आप फॉर्म फिल आउट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म. बहुत लोग नहीं करते और बाद में वो भूल जाते हैं, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में उनको मुश्किल होती है क्योंकि उनको अपना रोल नंबर नहीं याद रहता है या एप्लीकेशन नंबर नहीं याद रहता है. तो अभी आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा या उसे रेफरेंस नंबर भी कहा गया है इसमें, तो वो आपको बिल्कुल सेव करके रखना है. अब सीट्स के बारे में देख लेते हैं. जनरल कैटेगरी के लिए एग्जिस्टिंग है 24, एंटीसिपेटेड इज 62, सो टोटल रहेगा 86. SC के लिए है 3, एग्जिस्टिंग एंटीसिपेटेड है 5, दैट मीन्स टोटल इज 8 सीट्स. ST के लिए ज्यादा दिया गया है, इसमें एग्जिस्टिंग है 28 और एंटीसिपेटेड 1 है, टोटल इज 129, और ये टोटल मिला के हो रहे हैं आपके 123. Out of the aforesaid 123 vacancies, the reservation for PWD candidate shall be as follows. अब ये PWD कैंडिडेट के लिए भी बताया गया है और इसमें आउट ऑफ द 123 वैकेंसीज में ही इसे काउंट किया जाएगा. PWD ब्लाइंड लो विजन के लिए 4 है. PWD 1 arm 1 leg both legs leprosy cure dwarfism and acid attack victims के लिए 3 वैकेंसीज है. PWD specific learning disability and PWD multiple disabilities involving so and so
इसके लिए 3 है, और टोटल मिला के 10 वैकेंसीज दी गई है फॉर PWD कैंडिडेट्स। उसके बाद अब आ जाते हैं आगे। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कितना सीट मैट्रिक्स से कितने सीट्स दिए गए हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब जान लेते हैं सिलेबस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पूछने वाला है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल आउट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड और प्रोसिक्यूटेड और बीन अरेस्टेड और डिटेन्ड बाय एनी कोर्ट। तो इस चीज का ये जो सवाल रहता है वो काफी लोग अगर कन्विक्शन हुआ भी होता है, या तो फिर अगर उनको प्रोसिक्यूट भी किया गया हुआ हो इन दी पास्ट, वो इस चीज को छुपाते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, आपको ये चीज छुपानी नहीं है, आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो गया और बाद में अगर आपके खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी बैठी तो आप दिक्कत में आ जाओगे। आप क्लियर करते हुए भी आपको शायद वो ऑफर मतलब आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे मैंने जजमेंट्स भी देखे हैं जिसमें कहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इन दोज केसेस अगर वो कितना भी छोटा क्राइम आपके अगेंस्ट पेंडिंग क्यों ना हो, या तो फिर आपको फंसाया गया हो किस केस में, लेकिन आपको इस रिगार्डिंग कभी भी झूठ नहीं कहना, कोई भी फॉल्स डिक्लेरेशन नहीं देना है, नहीं तो आपकी कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाती है। तो अब जान लेते हैं हम सिलेबस के बारे में और दूसरे अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कैंडिडेट्स मस्ट फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑनली। यहाँ पे लैंग्वेज का मैं बता दूं, अगर आप हिंदी मीडियम से आते हैं तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है। द पेपर विल बी इन इंग्लिश मोड ऑनली। Candidates must download the admit card from the website of High Court of Delhi and appear at the respective examination center with, let me enlarge it, हाँ जी, respective examination center with original and valid photo identity such as voter identity card, passport, identity card issued by the Bar Association or a government अथॉरिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो ये सारे आपके हो गए आइडेंटिटी कार्ड। तो जब आप एग्जाम देने जाओ तो मेक श्योर कि आपके पास इन सब में से जो भी आपको मतलब अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है वो भी चलेगा फॉर एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। पैन कार्ड भी उसमें एक है। बार एसोसिएशन का जो एनरोलमेंट का जो एक कार्ड मिलता है, जो लाइसेंस मिलता है, वो भी आप साथ लेके जा सकते हो। द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन शैल बी फाइनल। तो जो भी जैसे कि एलिजिबिलिटी का जो फैसला है दैट हैज बीन गिवन टू द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, और वो जो भी फैसला ले वो फाइनल है। ए कैंडिडेट इन गवर्नमेंट सर्विस और वर्किंग इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इन अ बैंक वेदर इन अ परमानेंट और टेम्पररी कैपेसिटी मस्ट इन्फॉर्म हिज और हर पेरेंट ऑफिस दैट he or she has applied for Delhi Judicial Service Examination 2022। So suppose अगर आप वर्किंग में है, आप चाहे PSU में वर्क कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, या आप किसी बैंक में काम कर रहे हो, या तो आप किसी ऑफिस में हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में हो, चाहे वो परमानेंट मतलब कि आपकी जॉब हो या टेम्पररी हो, लेकिन आप एक बार बता दीजिएगा अपने डिपार्टमेंट में इस बात को लेके कि यू आर अपेयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन। ए कैंडिडेट इफ डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द मेंस एग्जामिनेशन मस्ट सेंड वन सेट of self-attested copies of the following documents to the Joint Registrar High Court of Delhi। तो ये तब की बात आती है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप इस स्टेज को अगर पास आउट कर लेते हो तो आपको ये जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको भेजने हैं बाय पोस्ट टू द रजिस्ट्रार, टू द जॉइंट रजिस्ट्रार एग्जाम्स DHJS एंड DJS। जैसे हुआ गया proof of age, certificate of matriculation or other equivalent examination, mark sheets and pass certificates in respect of 10th and 12th class, LLB degree or other equivalent law degree, semester wise mark sheets, consolidated mark sheets, certificates and degrees of all courses passed or attended, advocates license if practicing, proof of enrollment certificate if enrolled with bar। तो ये जितने भी है। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल ही लेटेस्ट हो। मतलब कि जैसे अभी जो आपको जो सर्टिफिकेट इश्यू किया गया है दैट इज वैलिड टिल 31 मार्च, और उसके बाद उसे रिन्यू कराना होता है, ठीक है ना। तो आप मेक श्योर करें कि आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल अपडेटेड हो, रिन्यूड हो। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस या क्वेश्चन पेपर्स इन इंग्लिश एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट अदरवाइज इंडिकेटेड इन द सिलेबस। द कैंडिडेट शुड ब्रिंग हिज और हर own pencil, pen and ink, but not any other articles such as notes, loose sheets, etc. into the
एग्जामिनेशन हॉल। अपना पेन जब पेंसिल आप यू कैन ब्रिंग इट टू द एग्जामिनेशन हॉल, लेकिन ये सारी चीजें मत ले जाइएगा, अपना नोट्स मत ले जाइएगा, अपने शीट्स नहीं ले जाइएगा, और भी ऐसी कोई चीजें जो कि विच कम्स अंडर माल प्रैक्टिसेस। कैनवैसिंग और यूज ऑफ अनफेयर मीन्स इन एनी फॉर्म शैल बी कंसिडर्ड अ डिस्क्वालिफिकेशन। अब स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में जान लेते हैं। ऑल सच पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फॉर सफरिंग फ्रॉम an identified disability of 40% or more and have physical limitation to write will have the option of availing of facility for scribe. तो ऐसे PWD candidates who are disabled above 40%, उनको ये ऑप्शन दी गई है that you can also choose for scribe, और in that case आपको एक एक्स्ट्रा टाइम में मिलेगा, एक्स्ट्रा आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा फॉर एवरी 1 आवर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ऑल सच कैंडिडेट शुड रिक्वायर टू फर्निश अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइट विच शैल बी इश्यूड बाय CMO, सिविल सर्जन, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। द सर्टिफिकेट शुड बी गिवन बाय अ स्पेशलिस्ट ऑफ द रेलिवेंट stream disability as per their exert. Such candidates would be further required to furnish an affidavit on a non-judicial stamp paper of ₹10 in the prescribed format. तो इसका एक ऑलरेडी फॉर्मेट दिया गया है। अगर आप स्क्राइब लेना चाहते हैं एंड यू आर अ PWD कैंडिडेट, तो मेक श्योर दैट यू गेट द मेडिकल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द गिवन डॉक्टर्स और फ्रॉम द गिवन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, और उसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू गेट एन एफिडेविट which already has been given in the prescribed format. उसके बाद आगे देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं सिलेबस एंड स्कीम फॉर कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन का। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 सक्सेसिव स्टेजेस। दिल्ली जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप विद 25% ऑफ नेगेटिव मार्किंग फॉर सिलेक्शन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, एंड दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर कॉलिंग फॉर विवा वोसी। तो ऐसे ही इन्होंने बताया है कि 2 स्टेज रहने वाला है। ऑब्वियसली विवा वोसी इज आल्सो काउंटेड इन दैट स्टेज, बट जो इनका तरीका है बोलने का। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जान लेते हैं। हाँ, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो काफी अपडेटेड सिलेबस है इस बार का। बहुत सारे सिलेबस जो पहले पूछे जाते थे अब उनको हटाया गया है, उनके जगह नए नए सब्जेक्ट्स को रखा गया। अब देखते क्या है। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरी मैक्सिमम ऑफ 200 मार्क्स। 200 क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलो ये कोई नई बात नहीं है। इन द पास्ट यू ऑल्सो हैड 200 क्वेश्चंस, और इस बार भी आपके 200 क्वेश्चंस ही रहेंगे एंड ईच विल कैरी इक्वल मार्क्स। और अगर मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो इसमें कहा गया है 25% नेगेटिव मार्किंग, इसका मतलब है 0.25। तो मतलब 4 गलत क्वेश्चंस पे आपके 1 मार्क कटेंगे। उसके बाद देखते हैं इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ऑन जनरल लीगल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट्स पावर ऑफ एक्सप्रेशन, फ्लैर इन इंग्लिश, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप लीगल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस कवरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, the Code of Criminal Procedure 1973, the Indian Penal Code, the Indian and Contract Act, Limited Liability Partnership Act। तो पहले क्या पूछा जाता था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके जगह पूछा जा रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, द लिमिटेशन एक्ट 1963, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, द कमर्शियल कोड्स एक्ट 2015 विल बी इंक्लूडेड। तो ये 2 नए सब्जेक्ट है, पॉक्सो एक्ट, 3 नए सब्जेक्ट है आई शैल मस्ट से। एक तो हो गया पॉक्सो एक्ट, दूसरा हो गया आपका कमर्शियल कोड्स एक्ट, और तीसरा हो गया आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। पहले क्वेश्चंस आल्सो वर देयर फ्रॉम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जो इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी 60% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 55% फॉर रिजर्व कैटेगरी। और इसमें एक और चीज गौर करने की है कि कहीं भी ये चीज कहा नहीं गया है कि आपका क्या कहते हैं कि इंग्लिश नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप लीगल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस कवरिंग दी, ये कहीं स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं किया गया है कि इंग्लिश के भी मार्क्स कैरिंग रहेंगे, और या जो पूछा जाता है आपका लाइक जनरल नॉलेज से भी सवाल रहेंगे। वैसे स्पेसिफिकली तो नहीं कहा गया है इसमें, लेकिन हाँ वो आपके वो सब्जेक्ट्स वो रहेंगे।
तो इसलिए उन 2 सब्जेक्ट्स को भी ठीक से देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, बेसिक सी चीजें उसमें पूछी जाती है, जनरल नॉलेज को भी आप देख लीजिएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी 60% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 55% फॉर रिजर्व कैटेगरीज। तो इसमें 5% का डिफरेंस है। इफ यू बिलोंग फ्रॉम जनरल कैटेगरी देन यू हैव टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 60% इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो यू नीड टू सिक्योर 55%। और however the number of candidates to be admitted to the mains examination will not be more than 10 times the total number of vacancies of each category advertised। इसका मतलब ये हुआ कि जितने कैटेगरी वाइज जितने कैंडिडेट्स को स्पेसिफाई किए गए हैं उनका 10 गुना ही बुलाया जाएगा बाय कैटेगरी वाइज। तो मतलब जैसे आप मान लीजिए आपके 123 नंबर ऑफ अगर वैकेंसीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि 123 into 10, बल्कि 123 में जितने जितने कैंडिडेट्स जितने जितने कैटेगरीज हैं और उसमें जितने उतने कैटेगरीज के जितने कैंडिडेट स्पेसिफाइड है उसके 10-10 गुना ऐसे बुलाया जाएगा आपको। प्रोवाइडेड दैट इन केस अ कैंडिडेट सिक्योर्स marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for mains examination, then all such candidate who have secured marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for mains examination shall also be shortlisted। इसका कहने का मतलब है कि इन केस ऑफ टाई, जैसे मान लीजिए कि अगर जनरल कैटेगरी का जो लास्ट जो बंदा जो सिलेक्ट होता है उसका जो मार्क्स है, जो मार्क्स वो सिक्योर करता है, उसके बाद वाले जितने भी कैंडिडेट्स है वो भी इक्वल मार्क्स से सिक्योर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसके जो बाद वाले हैं वो लिस्ट से आउट हो जाएंगे, बल्कि उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि जो 10 टाइम्स का जो कैप जो दिया गया है उसे एक्सीड ही क्यों ना करता हो। The marks obtained in the preliminary examination by the candidates who are declared qualified for admission to the mains examination will not be counted for determining their final order of merit। तो आप प्रिलिमिनरी मार्क्स में आप प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो मार्क्स आप सिक्योर कर रहे हो दैट वोंट बी काउंटेड फॉर योर फाइनल सिलेक्शन और ऑल्सो इन योर मेंस एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ योर वाइवा वोसी एग्जामिनेशन। अब मेंस का देख लेते हैं। मेंस एग्जामिनेशन विच विल बी इन रिटन में आपका रहेंगे 4 पेपर्स। एक रहेगा जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज। तो जनरल लीगल नॉलेज की बात की गई है, मतलब ये नहीं कि आप इसमें जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो जजमेंट्स आते हैं, जो लेटेस्ट जो इनैक्टमेंट्स है, जितने भी नए जजमेंट्स हो, जो सब्जेक्ट इसमें स्पेसिफाई किए गए हो, तो उनको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि वो सारी चीजें पूछे जाएंगे। और लैंग्वेज मतलब कि आपका ट्रांसलेशन वाला रहेगा। अब देखते हैं लैंग्वेज ऐसे ट्रांसलेशन एंड प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग का मतलब है समरी राइटिंग। दिस इज टू टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन इंग्लिश। Credit will be given both for substance and expression. Conversely, deduction will be made for bad expression, faults of grammar and misuse of words etc. देखो डिडक्शन रहेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है and if you have not expressed it well, you have made a bad expression, और अगर आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो और अगर आपने किसी वर्ड को मिसयूज किया हो, मतलब कि उस वर्ड को उस तरीके से आपने मतलब कि the word that you have chosen is not actually explanatory but there is something creating ambiguous in the minds of the examiner, so in that case also your marks will be deducted। तो आपको बिल्कुल make sure करना कि आप बिल्कुल plain और simple language में लिखो और आप जो चीज लिखो वो एक बार कोई भी अगर इसे एक बार पढ़ ले so he can understand that। And the second passage in Hindi shall be required to be translated into English। और आपको एक सेकेंड पैसेज है जो कि हिंदी में रहेगा जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज ये आप ध्यान में रखिए, इसमें लेकिन जो क्रेडिट जो है जिसमें इंपॉर्टेंस जो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें इंग्लिश को दी गई है। सिविल लॉ 1 आप सिविल लॉ 1 का जान लेते हैं। तो आपका जो ट्रांसलेशन वाला जो पेपर रहेगा, जो प्रेसी राइटिंग का पेपर रहने वाला है आपका 150 मार्क्स का। पहला आपका रहेगा जनरल लीगल नॉलेज का, दिस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ करंट लीगल अफेयर्स एक्सेट्रा, ये रहेगा आपका 100 मार्क्स का। सिविल लॉ 1 अब देख लेते इसमें क्या क्या है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, हिंदू लॉ, मॉडर्न लॉ, द दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट 1994, the Delhi Municipal Corporation 1957, the Commercial Codes Act 2015, ये आपके रहने वाले 200 मार्क्स। तो इसमें NDMC एक्ट से भी आएंगे, DRC भी सवाल आएंगे। पहले क्या होता था कि DRC के क्वेश्चंस जो है
वो प्रीलिम्स में भी देखे जाते थे, लेकिन अब वो चीज हटा दिया, वहां पे नए नए सब्जेक्ट्स जोड़ दिए गए। सिविल लॉ 2, the Code of Civil Procedure 1908, the Indian Evidence Act 1872, the Limitation Act 1963, the Registration Act 1908, the Arbitration and Conciliation Act, the Trademarks Act, the Copyright Act 1957। मतलब आपका जो पेपर है वो IPR से भी रहने वाला है, जिसमें मेन फोकस रहेगा आपका ट्रेडमार्क्स एक्ट एंड कॉपीराइट एक्ट। 4 अब क्रिमिनल लॉ पे आते हैं। The Code of Criminal Procedure, the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act, the Protection of Women from Domestic Violence Act, the DV Act से भी सवाल रहेगा। Negotiable Instrument Act, the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015, ये रहेगा आपका 200 मार्क्स का। अब वाइवा वोसी देखते हैं। वाइवा वोसी will carry 150 marks. Candidates of general category must secure 40% marks in each written paper and 50% marks in aggregate. And candidates of reserved category, तो पहले पढ़ लेते हैं। Scheduled castes, scheduled tribes and eligible categories of persons with disabilities specified for this service must secure 35% in each written paper and 45% marks in the aggregate in the mains written examination to be eligible for being called for viva voce। मतलब जो 4 पेपर आपके दिए गए हैं, मैं सबसे पहले बता दूं जनरल कैटेगरी के लिए आपको हर पेपर में जो 4 आपके पेपर है 40% आपको मार्क्स सिक्योर करना है, और एग्रीगेट जो आपका होना है वो 50%। इसका मतलब है कि जो 40 मार्क्स जो एक डिमार्केट किया गया है उससे आपको ज्यादा ही ज्यादा लाना है। किसी पेपर में आप ज्यादा स्कोर कर ले तो वैसे मिला के आपके 50% मार्क्स इन एग्रीगेट हो जाएंगे। और अगर मैं रिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो उनका भी यही बनता है कि उनको 35% मार्क्स इन ईच रिटन पेपर तो सिक्योर करना है, लेकिन आपको एग्रीगेट अगर टोटल अगर कैलकुलेट करने की बात आए तो उसमें आपको 45% होना चाहिए, जिसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी शामिल है। और अगर आप ये मार्क्स अगर सिक्योर करते हो देन ओनली यू विल बी कॉल्ड इन द वाइवा वोसी टेस्ट, provided that the candidate shortlisted for viva voce shall not exceed 3 times the number of vacancies in each category। ये भी जान लीजिए जो कैटेगरी आपके दी गई है, जैसे SC ST के दिए गए हैं, जनरल के दिए गए हैं, OBC के नहीं दी गए हैं, PWD के दिए गए हैं, तो जितने जितने आपके वैकेंसीज है आपकी कैटेगरी में उसका 3 गुना आपको बुलाया जाएगा फॉर वाइवा वोसी एग्जामिनेशन, दैट मीन्स 3 टाइम्स। उसके बाद कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी मस्ट सिक्योर 50% एंड candidates of reserved category scheduled castes, scheduled tribes and eligible categories of persons with disabilities as specified for this service must secure minimum 45% marks in viva voce to be eligible for being recommended for appointment to the service। तो ये आपका बिल्कुल दिस योर लास्ट लैग। तो आपको वाइवा वोसी में इन केस ऑफ जनरल यू नीड टू सिक्योर एटलीस्ट 50%। तो मतलब आपका अगर वाइवा वोसी अगर 150 मार्क्स का अगर होना है तो आपको 50% मार्क्स, तो आपको 50% आपको सिक्योर करना ही है फॉर गेटिंग दी सिलेक्शन। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की रिलैक्सेशन है, यू नीड टू सिक्योर एटलीस्ट 45%। The marks obtained in the viva voce will be added to the marks obtained in the mains examination and the candidate's position will depend on the aggregate of both। उसके बाद जब सिलेक्शन की जब बारी आएगी तो जो मेंस में जो आपने जो मार्क्स सिक्योर किए हैं और जो वाइवा वोसी में आप मार्क्स सिक्योर करेंगे उन दोनों के एग्रीगेट, उन दोनों को जोड़ के एक लिस्ट तैयार की जाएगी बाय पोजीशन वाइज, और उस हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होना है। इसमें प्रीलिम्स की बात नहीं आती है, प्रीलिम्स इज ओनली ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, द मार्क्स वोंट बी काउंटेड फॉर फर्दर स्टेजेस। तो आई होप मैंने आपको बहुत ही सही तरीके से बता दिया हो। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगे और तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी, वहां पे जाके आपको ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, लॉग इन टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर टू क्रिएट अ लॉगिन, यहाँ पे जाके जैसे जैसे स्टेप्स आपको बताया जाए वैसे वैसे स्टेप्स आपको फॉलो करना है, और जैसे मैंने आपको बता दिया आप बिल्कुल वैसे बिल्कुल ही ऑनेस्ट होके आपको फॉर्म को फिल आउट करना है। So with this note, I am signing off. Have a great day.